दोस्तों, स्वागत है आपका यूसुफ चेस पे। दोस्तों, जो हमने कल राजस्थान की अवस्थिति विस्तार से जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और मैं आपके लिए आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें जो वहाँ से जो कुछ जो जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो चीज़ें छूटी हुई थी, तो उसको हम यहाँ पर आज इस प्रकार से इसको हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में हमारे एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जा पाए दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसमें समझेंगे जो वहां पर हमने जो इस प्रकार से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा इस प्रकार से वहां पर पढ़ ली थी दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां प्ले लिस्ट में जाएं और आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं क्या क्या पढ़नी है दोस्तों। अगर आप दोस्तों जो आप ये वर्तमान राजस्थान देख रहे हो, अगर इस राजस्थान को देखा जाए यानी कि इसको ये जो स्वरूप मिला है वो देखा जाए दोस्तों, तो हमारे राजस्थान के एकीकरण अर्थात जो लास्ट बार एकीकरण हुआ था, 7वां एकीकरण, उसमें दोस्तों 1 नवंबर 1956 में दोस्तों ये इस प्रकार से जो ये आपको राजस्थान का स्वरूप देखने को मिल रहा है, ये स्वरूप इसको 1 नवंबर 1956 में मिला है दोस्तों। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको याद रखना है कि कौन से एकीकरण, 7वें एकीकरण में 1 नवंबर 1956 में आपका ये राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से क्या क्या चीजें सीखनी है अपन को दोस्तों, मैंने यहाँ पर उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम लगा दिया है दोस्तों। अगर दोस्तों हमने जो वहां पर अक्षांश और देशांत रेखाएं पड़ी थी जो कि पृथ्वी को कटिबंधों में बांटती है, जलवायु का वर्गीकरण करती है उसका, तो वहां पर दोस्तों तो वो राजस्थान में भी हम देखेंगे कि राजस्थान की जो जलवायु है कौन से कटिबंध में आता है यहाँ पर, तो वो किस प्रकार से समझेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों हमने देखा था कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है अर्थात भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी दो गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है दोस्तों। तो हमने देखा था कि दोस्तों जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जो और उसके साथ साथ दोस्तों वो जो आपको कटिबंध में बांटती है तो उत्तरी गोलार्ध में है। अर्थात दोस्तों जो हम इस प्रकार से पहले जो भूमध्य रेखा इस प्रकार से राजस्थान में थोड़ा नीचे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ से 0 डिग्री से लेकर दोस्तों, और इधर भी आपको यहाँ 0 डिग्री से लेकर दोस्तों जो एक रेखा दिखाई देगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपके भूमध्य रेखा दोस्तों। भूमध्य रेखा दोस्तों, तो आपने देखा वो दोस्तों कि यानी कि 0 डिग्री से अगर उत्तर में जाएंगे 23.5 डिग्री तक अर्थात कर्क रेखा तक, तो वहां से और नीचे भी दक्षिण में भी दोस्तों मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री तक, तो वहां पर जो आप जलवायु देखेंगे तो आपको वहां पर जलवायु देखने को मिलेगी दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु दोस्तों। अगर हम यहाँ इस प्रकार से कर्क रेखा के ऊपर जाते हैं अर्थात 66.5 डिग्री तक दोस्तों, और उधर भी नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अर्थात मकर रेखा से दोस्तों नीचे अपन 66.5 डिग्री से जाते हैं, तो वहां पर आपको शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलेगी दोस्तों। तो उस प्रकार से हम दोस्तों अगर कर्क रेखा की बात करें कि राजस्थान में कहां से होकर गुजर रही है, तो दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे अपन 23.5 डिग्री से लेकर, और इधर भी दोस्तों 23.5 डिग्री दोस्तों, इस प्रकार से अगर यहाँ राजस्थान में देखें दोस्तों तो जो आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी वो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगी, ये हो जाएगी अपनी कर्क रेखा, जो कि दोस्तों राजस्थान के कहां से होकर गुजरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर डूंगरपुर की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार से डूंगरपुर के इस प्रकार से स्पर्श करती हुई नजर आएगी आपको। लेकिन दोस्तों अगर बांसवाड़ा की बात करें तो दोस्तों इस बांसवाड़ा को जो कर्क रेखा है वो बराबर 2 भागों में बांटने को मिलेगी दोस्तों। तो अगर दोस्तों अब देखो आप यहाँ से इस प्रकार से अगर 23.5 के ऊपर ही आपको अधिकतम भारत राजस्थान देखने को मिलेगा, तो यानी कि अगर जलवायु की बात की जाए तो राजस्थान की जलवायु इस प्रकार से आपके शीतोष्ण कटिबंध अर्थात उपोष्ण कटिबंध में ये राजस्थान की जलवायु पाई जाती है। तो अधिकतम राजस्थान शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित अक्षांश स्थिति से देखा जाए, और इसका कुछ ये जो बांसवाड़ा है आपसे यूं भी पूछा जाता था कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में को राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्थित, तो आप बता दो दोस्तों बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों।
और दोस्तों और यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से देखेंगे। अगर दोस्तों आपसे जो पूछा जाए कि सूर्यास्त और सूर्य उदय से संबंधित अगर आपके क्वेश्चन आए, तो हमने देखा था दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हो इधर, ये पूर्व दिशा नजर आ रही है आपको, अर्थात ये बिंदु और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अर्थात अगर दोस्तों अगर पूर्व में सूर्य उदय होता है, अर्थात हमने पढ़ा था कि हमेशा जो पृथ्वी जो घूम रही है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है दोस्तों, अर्थात तो जो सूर्य के जो सबके ये भी सुना होगा कि हमेशा सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो अर्थात दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबके पहले सूर्य उदय कहाँ पर होगा, हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात ये जो आप देख रहे हो दोस्तों ये कौन सा जिला है, धौलपुर। अगर आपसे दोस्तों सूर्यास्त के संबंध में पूछा जाए तो आपके सूर्यास्त यहाँ पर पश्चिम में होगा दोस्तों, पश्चिम में आपके देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर हो जाएगा। तो आपको दो चीजें यहाँ से भी दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, तो आपको यहाँ से भी दो क्वेश्चन याद रखने के। सूर्य उदय सबके पहले कहाँ होगा जाएगा दोस्तों, धौलपुर में हो जाएगा। और सबके सूर्यास्त की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर में हो जाएगा दोस्तों। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ भी रखनी है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, आप तो दोस्तों यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो स्थिति देख रहे हैं, अर्थात दोस्तों जो आपके यहाँ पर आता है बांसवाड़ा और ऊपर ऊपर देखेंगे तो आप तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा आपके श्री गंगानगर। अगर दोस्तों आपसे जो सूर्य की तिरछापन की अर्थात किरणों की तिरछापन की बात की जाए दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती है दोस्तों, तो वो आपके यहाँ पर जो कर्क रेखा पड़ी थी वहां कर्क रेखा तक की सूर्य की वर्ष में कभी न कभी लंबवत किरणें पड़ती है दोस्तों। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सूर्य की किरणों का तिरछापन राजस्थान में कहाँ पर रहेगा, तो वो आपको जाएगा दोस्तों श्री गंगानगर। और आपके जिस प्रकार के सर्वाधिक लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ती है, तो आपका दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर बांसवाड़ा। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान में रखने हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें देखेंगे दोस्तों और अच्छे से समझेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो पाए दोस्तों। दोस्तों हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले पढ़ लिए थे, अंतरराज्यीय सीमा वाले पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे दोस्तों अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि यानी कि वो जिले जिसकी सीमा न तो अंतरराज्यीय और न ही अंतरराष्ट्रीय, वह केवल राजस्थान के इसी में ही अंदर ही स्थित है, तो वो होते हैं दोस्तों अंतर्वर्तीय जिले। वो कौन कौन से जिले, अगर दोस्तों अगर कुल की बात की जाए तो दोस्तों वो हो जाते हैं कुल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, तो उसको हम इस प्रकार से समझेंगे। पहला हो जाएगा दोस्तों आपका इस प्रकार से, जो यहाँ पर देखेंगे आप राजस्थान का हृदय बोला जाता है, जिसको आपको इस प्रकार से वो जिला दिखाई देगा दोस्तों। एक ये हो जाएगा दोस्तों आपका अजमेर। अजमेर हो जाएगा दोस्तों। अजमेर के बाद में अगर दोस्तों बात करें तो अजमेर के जस्ट नीचे आपको इस प्रकार से एक तिलक की आकृति का जिला दिखाई देगा, राजसमंद हो जाएगा दोस्तों। अगर राजसमंद के बाद में दोस्तों हमने पालीवा भी पढ़ा था, जिसकी अधिकतम जिलों के साथ सीमा लगती है, यानी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लंबा सा इस प्रकार से जिला है दोस्तों, तो वो हो जाएगा पाली। 3 जिले हो गए दोस्तों। अगर इस पास के हमने जो सांबर झील देखते हो आप, तो वो जयपुर और नागौर के बीच में स्थित है, अर्थात यहाँ पर एक जिला हो जाएगा जो हो जाएगा दोस्तों नागौर। अगर दोस्तों इधर से थोड़ा हम इधर चले तो यहाँ पर एक जिला है दोस्तों, बड़ा सा जिला है, वो हो जाएगा आपके जोधपुर हो जाएगा दोस्तों। तो 1 2 3 4 और 5 जिले हमने कंप्लीट कर लिए। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें आप तो इस प्रकार से आपको छोटा सा जिला दिखाई देगा दोस्तों, दौसा हो जाएगा दोस्तों। अगर उसके बाद में दोस्तों हम नीचे चले इस प्रकार से, तो आपको एक यहाँ पर हम जो हाड़ौती क्षेत्र है उसके यहाँ पर एक जिला देगा, वो जो कल भी पढ़ा था अपने दोस्तों की, वो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने से उसने मना कर दी थी, तो वो इस प्रकार से अंतर्वर्ती जिला हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके बूंदी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में अगर यहाँ से हम अजमेर के इधर थोड़ा इधर देखेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से राजस्थान की जैसे आकृति का आपको एक जिला दिखाई देगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपके टोंक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि अंतर्वर्तीय जिले हैं, यानी कि जिसका सीमा न तो अंतरराज्यीय सीमा है और न अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो कि केवल राजस्थान में ही स्थित है।
तो आपको दोस्तों याद हो गए होंगे कि जिस प्रकार से त्रिभुजाकार, इस प्रकार से अजमेर और उधर तिलक की आकृति का अपना पाली, हाँ, राजसमंद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर लंबा सा जिला है थोड़ा बहुत, तो पाली हो जाएगा। और बड़ा सा दिख रहा है आपको जोधपुर, और इधर नागौर अजमेर के पास में से बूंदी ने मना कर ही दिया था एमपी के साथ लगने से, तो बूंदी हो जाएगा। और एक इधर छोटा सा जिला है दोस्तों दौसा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये 8 ही जिले आपको याद हो गए होंगे। अगर दोस्तों आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि ये जो अंतर्वर्ती राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दोस्तों आपको जाएगा दौसा। अगर आपसे सबसे बड़ा वाला पूछ लिया जाए तो दोस्तों यहाँ से आपका जोधपुर हो जाएगा। तो आपको ये वाली चीजें भी यहाँ से आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों बहुत से बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ से भी अपन किस प्रकार से समझेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों विश्व स्तर के पर राजस्थान के आकार की अगर तुलना की जाए तो किस प्रकार से है और कितना गुना है दोस्तों, तो यहाँ से भी आरपीएससी कभी कभी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेती है दोस्तों। तो इस पे भी हम इस प्रकार से यहाँ पर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर जर्मनी की बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान से लगभग इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर दोस्तों कांगो, वियतनाम, फिनलैंड और नॉर्वे की अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों ये राजस्थान के बराबरी है लगभग। उसी प्रकार से अगर दोस्तों नॉर्वे और न्यूजीलैंड की बात की जाए दोस्तों, और न्यूजीलैंड और यूके की, तो ये लगभग दोस्तों 1.5 गुना है राजस्थान के। उसी प्रकार अगर दोस्तों नेपाल और बांग्लादेश की जाए दोस्तों, नेपाल और बांग्लादेश की, तो ये लगभग 2.3 गुना राजस्थान के हैं दोस्तों। उसी प्रकार से अगर श्रीलंका, स्विट्जरलैंड और इजराइल की बात करें तो श्रीलंका से दोस्तों 5 गुना है। उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड से दोस्तों तो ये 8 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दोस्तों इजराइल से बात करें तो आपके यहाँ पर हो जाएगा 13 गुना। बहुत सी जगह आपको 17 गुना भी लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों। ये आंकड़े दोस्तों बिल्कुल फैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्रकार से लगभग शब्द देखने को मिल सकता है। लगभग जैसे लगभग 1.5 गुना और 2.3 गुना, इस प्रकार से आपको लगभग शब्द देखने को मिल सकता है। तो आपको इस प्रकार से अनुमान लगा के ही इन आंसरों का क्वेश्चन आपको देखकर आना होगा दोस्तों। एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने जो राजस्थान देखा था दोस्तों, तो इस प्रकार से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा अर्थात दोस्तों रेड क्लिफ लाइन लग रही थी, तो उससे जो राजस्थान के तो हमने देख लेते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से श्री गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इस प्रकार से 4 जिले राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लग रहे थे। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से इधर अगर दोस्तों पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का इस प्रकार से जो 2 प्रांत है अर्थात राज्य, एक पंजाब प्रांत और एक दोस्तों सिंध प्रांत, ये 2 प्रांत इस प्रकार से पाकिस्तान के राजस्थान के साथ लगते हैं। इनके इस प्रकार से प्रांत की बात की जाए तो दोस्तों 2 हो जाएंगे आपके। अगर इस प्रकार से अगर जिलों की बात की जाए कि पाकिस्तान के कुल कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं दोस्तों, तो सिंध प्रांत से इस प्रकार से यहाँ से 6 जिले इसके लगते हैं और 3 जिले आपको यहाँ से पंजाब प्रांत के याद रखें दोस्तों। ये अपने वाला पंजाब नहीं, ये दूसरा पाकिस्तान का पंजाब है दोस्तों। तो आपको यहाँ से इस प्रकार से याद रखने कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दोस्तों नाहौल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान और इस प्रकार से सिंध प्रांत के दोटकी, सुखपुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारक। दोस्तों थार पारक मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि थार पारक कौन से पशु की नस्ल है। ये थार पारक जिले के साथ साथ एक पशु की नस्ल भी, तो दोस्तों ये मुझे बताएं कि कौन से। इसकी तो मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। धन्यवाद। इसके बाद में दोस्तों हम इस प्रकार से संभाग पढ़ेंगे, एक एक संभाग को।